तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अभी हम लोगों का 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम चल रहा है और 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में हम लोग ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, मगर वहाँ पर सारी सरफेसेस जो होती थी वो स्मूथ होती थी। स्मूथ मतलब चिकनी सरफेस होती थी। तो सरफेस दो तरह की होंगी, या तो स्मूथ होंगी या रफ होंगी। स्मूथ का मतलब चिकना और रफ का मतलब खुरदुरा। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में। और इससे पहले हम लोग कुछ वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 18 और फ्रिक्शन का पहला लेक्चर है ये। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत हम लोगों ने सुना है, हिंदी में इसको घर्षण भी कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि हाँ भाई, अगर मोशन करते हैं तो मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन आता है, मगर ये दिखता तो है नहीं, फील होता है। तो आज हम इसको फील कर लेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर से फ्रिक्शन की फीलिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से। देखिए ज़रा, तो फ्रिक्शन जो है उसमें दो तरह की सरफेसेस की बात होगी, एक स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस। ठीक, स्मूथ सरफेस का मतलब हो गया चिकनी सरफेस। ठीक है, चिकनी सरफेस, ये समझ लिए सिंपल सा मतलब। और रफ का मतलब क्या हो गया बच्चों, हिंदी में अगर लिखें तो खुरदुरा सरफेस हो गया, सिंपल। तो चिकना हम लोग किसको बोलते हैं जनरली? चिकना जैसे हमारे घर में टाइल्स वगैरह अगर लगे होते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं बड़ा चिकने टाइल्स है, आराम से चलना वरना फिसल जाओगे। और खुरदुरी सरफेस किसको बोलते हैं? जैसे जो रोड है हमारी, हाईवे की रोड्स वगैरह होती हैं, ये आप देखते हैं ना, ये थोड़ी सी आप इनको अगर हाथ रगड़ के देखोगे तो हाथ आपका थोड़ा सा छिल सा जाएगा, उस पर थोड़ा सा चोट सी लग जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी सी निकल आएगी, क्योंकि वो रफ है ना। तो दो तरह की सरफेस है, दोनों ही आपने देखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि चिकनी सरफेस जो दुनिया में अवेलेबल है उन पे फ्रिक्शन जीरो होता हो। पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्रिक्शन कहीं जीरो होता ही नहीं है। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब हम लोग समझते हैं कि ये फ्रिक्शन या सरफेस चिकनी खुरदुरी होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि आपको तो ये लगता है कि जो सरफेस हैं, जैसे ये सरफेस मैंने एक बनाई, ये मान लेता हूँ मैं स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस को मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, इस तरह की लाइन से बना करके दिखाऊंगा। तो आप कहेंगे तो सर रफ सरफेस को कैसे बना के दिखाएंगे, या खुरदुरी सरफेस क्या होती है? तो देखिए ऐसा होता है, ये तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम लोग सरफेस को नहीं बनाएंगे, हम लोग सरफेस को एक लाइन से ही दिखाएंगे। तो जैसे ये सरफेस हो गई, और इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा अगर बनाए तो इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। मगर जानते हैं ऐसे होती नहीं सरफेस, ये केवल दूर से दिखाई देती है। तो सरफेस होती कैसे है वो समझो। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप लगा करके या लेंस लगा करके देखेंगे ना, तो ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि ये ऐसा होगा, ऐसे जिगजैग होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे होगा। इस टाइप की होती है सरफेस ही, और ज़्यादा ही रफ है तो ये जो मैंने बनाया जिगजैग, ये काफ़ी ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको नेकेड आई से देखेंगे या दूर से देखेंगे तो ये आपको इसी तरह का दिखाई पड़ता है। लेकिन एक्चुअली दुनिया में ऐसी कोई सरफेस मौजूद नहीं है। आप लेंस या माइक्रोस्कोप लगा करके देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। इनको क्या बोलते हैं, ये जो जिगजैग बना है इसको बोलते हैं इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलर सरफेस है ये रेगुलर सरफेस है एकदम, इसलिए इसको स्मूथ बोलते हैं। और ये इर्रेगुलर सरफेस है क्योंकि ये ऊपर नीचे है। और एक्चुअली दुनिया में सारी सरफेसेस ऐसे ही होती हैं, ऐसी कोई नहीं होती। बार बार कह रहा हूँ कि ये सरफेस जब आप दूर से देखते हो तो आपको ऐसी दिखाई देती है, लेकिन होती है ऐसे ही है। तो अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि ये जो जिगजैग बनी है इर्रेगुलरिटी, ये क्या काम करती हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है और ये सरफेस है, हमने इस पर रखा, इस ब्लॉक को अगर इस सरफेस पे रखा तो इस जगह पर आप देख रहे हैं कि एक ब्लैक सरफेस और एक रेड सरफेस आपस में कांटेक्ट में है। दो सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, यहां पर कांटेक्ट नहीं है, यहां कांटेक्ट है। अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हें तो ये लग रहा है ये दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बना दी है, मगर ऐसी नहीं होती है।
अब समझो फ्रिक्शन डेवलप कैसे हुआ, और जो तुम सोचते हो ना कि बॉडी अगर आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे कैसे लगा, अभी समझ में आएगा। एक्चुअली ये जो ब्लॉक है इसकी सारी सरफेसेस ऐसे ही होती है जिगजैग। वो तो तुम्हें दूर से केवल दिखाई देता है कि हाँ जिगजैग ये कम है, ये होता ऐसे है। और इसके नीचे जो रेड वाली सरफेस है ना वो भी ऐसे स्मूथ ना हो करके वो भी ऐसे थोड़ा जिगजैग होती है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, इन सरफेसेस को मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया है, इसको केवल जिगजैग बना रहा हूं, ये भी जिगजैग होंगी, और सरफेस को भी थोड़ा ऐसी बना लेते हैं, ये है सरफेस ऐसे, आगे भी ऐसा नहीं ऐसे ही रहेगा ऐसे। अब क्या हो रहा है, जब तुम इस ब्लॉक को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हो, जरा सा कैमरे को आगे कर दो, इस पे जूम कर दो केवल इन सरफेसेस पे, वो पूरा ट्राइपॉड ही आगे कर लो हाथ से उठा करके, देखो इस पे जूम करो, इस वाले पे। तो बच्चों आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम आपके पास दिखाई दे रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं ना, तो ये सारी सरफेसेस आगे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो ज़मीन की रेड वाली सरफेस है ना, ये देखो ये इसमें जाकर के ना कुछ फंसी सी हुई है ऐसे। तो जब ये ब्लैक सरफेस आगे जाना चाहेगी तो रेड वाली सरफेस रोक लेगी, और रोकेगी तो इधर फोर्स लगाएगी। इसी तरह ये ब्लैक सरफेस जैसे ही आगे जाएगी तो रेड सरफेस पीछे फोर्स लगाएगी। इसी तरह ये ब्लैक सरफेस जैसे ही आगे जाएगी तो रेड सरफेस पीछे फोर्स लगाएगी हर जगह। ये जो फोर्स सरफेस ने लगाया रेड वाली सरफेस ने, ये फ्रिक्शन का फोर्स है। क्यों आया? आया क्यों? ये आया इरेगुलरिटी की वजह से। अब सोचो अगर ये बिल्कुल सपाट होती, बिल्कुल स्मूथ होती और कोई रेगुलरिटी ना होती तो तुम आगे धक्का देते, आगे चला जाता, क्योंकि रोकने के लिए इसको कोई है ही नहीं। तो इसको ये इरेगुलर सरफेस रोकती हैं और इरेगुलर सरफेस ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो डेवलप हुआ है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आप ये समझिए। अच्छा एक बात और देखो, आगे चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो जो रेड वाली सरफेस है उसने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप किया। लेकिन एक बात, ये फोर्स कब डेवलप हुआ? जब आप आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी चल रही है या नहीं चल रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम लोग आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो अगर मैं आगे चलाने की कोशिश ही नहीं करता, तो भाई जब ब्लैक वाली सरफेस आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगी तो रेड वाली सरफेस रोकेगी किसको? तब फ्रिक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा। सरफेस पे फ्रिक्शन है लेकिन वो एक्शन में अभी नहीं है, क्योंकि सरफेस खुरदुरी है तो फ्रिक्शन तो सरफेस है, लेकिन अभी वो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव तभी होगा जब ये चलने की कंडीशन में आएगा या चल जाएगा, तब ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों चलो ये तो समझ में आ गया कि बॉडी अगर आगे की तरफ मोशन करा रहे हैं और अगर रफ सरफेस है, आपके एग्जाम में या कॉपी में या बुक में तो सरफेस ऐसी स्मूथ मिलेंगी आप लोगों को, उसमें लिखा होगा कि रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो आगे चलाने की कोशिश कर रहा हो तो फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन सरफेस पर ही आएगा फ्रिक्शन। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, अब इसको अपनी लाइफ में हम लोग सीखते हैं कि लाइफ में हम इसको कैसे फील करें कि हाँ हम पर फ्रिक्शन लगता है, इसको कैसे फील किया जाए। चलिए देखिए, चलिए राहुल आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये वाला इसको सीखते हैं। देखो हम लोग के जो हाथ है ना, सभी बच्चे देखेंगे, हम लोग के जो हाथ है ना, क्या लगता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हैं या बिल्कुल स्मूथ हैं? चेक करिए अपने हाथों को, सब लोग चेक करिए आप भी, तो आपको फील होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे सरफेस है, ऐसी जिगजैग टाइप की सरफेस है। इस हाथ की भी वैसे ही है। तो अब इसको फील करते हैं कि भाई ये फोर्स डेवलप हो भी रहा है कि नहीं, या सर ने बस बोर्ड पे बता दिया, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैकेनिक्स है ये तुम सब फील कर लोगे एकदम। तो एक काम करते हैं, एक नमस्ते की पोजीशन में आते हैं, ठीक, और थोड़ा सा एक हाथ को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक। अब इसको हल्का फोर्स लगा के चलाने की कोशिश करो, तो तुम देखोगे कि ये थोड़ा सा फंस के चल रहा है। फील आ रहा है फंस के चलने का? वो फंस के चलना यही तो है, चलेगा तो है ही है लेकिन फंस के चलेगा थोड़ा सा। ऐसा हो जाए कि चले ही ना तो फिर इतने सारे मोशन है सब खराब हो जाएंगे, है ना। तो चलेगा तो है लेकिन थोड़ा फंस के चल रहा है, ठीक। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा फील हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे फील हो रहा है? क्योंकि चलने में कोई चीज़ है ऐसी जो रोक रही है। अच्छा अगर मान लो तुम्हें ये फील नहीं है, नहीं सर हमें तो नहीं रोक रही चलने में, हम तो आराम से चला रहे हैं, अभी रोकेगी देखना। फिर से इस पोजीशन में आइए आप भी और आओ, और कस के ताकत लगाओ,
कस के। जब तुमने कस के ताकत लगाई ना, तो अब वो जो जिगजैग इरेगुलरिटी है ना, वो कस के फंस चुकी है एक दूसरे में। अब जरा नीचे वाले हाथ को ऊपर चलाने की कोशिश करो, फंस गया एकदम वो। और अगर चल भी रहा है तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। लेकिन अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये जो इरेगुलरिटी है ये अपोजिट में फोर्स लगा रही हैं, यही तो तुम फील कर पा रहे हो अपने हाथों से, ठीक। तो वही इरेगुलरिटी जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब दो केस अभी हम लोग ने बनाए। एक में क्या हुआ कि जो शुरू में हमने ऐसे रखा हुआ था और ऐसे चलाया तो ये चल गया, यानी बॉडी चल गई। ये सरफेस है, इस पर बॉडी चल गई। तो बॉडी अगर चल गई तो जो फ्रिक्शन आ रहा है, फ्रिक्शन तो आ ही रहा है ना, क्योंकि फंस के तो अभी भी चल रही है, तो जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यहीं पर एक हेडिंग डाल देता हूं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो एक हो गया हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनामिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक। अब काइनेटिक का मतलब जब बॉडी चल जाए, और स्टैटिक का मतलब जब बॉडी ना चल पाए। तो देखो अभी हमारा केस था ये वाला, इसमें बॉडी चल गई थी और जब हमने इसको कस के दबा दिया और चलाने की कोशिश करी तो नहीं चल रही थी। तो कहाँ पर तुम्हारे मोशन को ज़्यादा रोका जा रहा है? जब ये बॉडी नहीं चल पा रही, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा फील हो रहा है। राहुल एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप भी, सब बच्चे जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो सब भी करेंगे। दोनों हाथ को पहले नमस्ते की पोजीशन में लाए और हल्का, ऐसा नहीं कि फोर्स लगा रहे, हल्का, और ऐसे चलाया। जब आपने ऐसे चलाया तो ये तो फील हुआ कि कोई रोक रहा है, लेकिन कम फोर्स लगा के रोक रहा है, यानी फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन फोर्स कम है। लेकिन जब आपने कस के दबा दिया और फिर चलाया तो अब आप फील करोगे कि अब ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। अब ज़्यादा फ्रिक्शन तुम्हें लग रहा है, यानी कब ज़्यादा लग रहा है? जब बॉडी चल नहीं पा रही। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन से हमेशा बड़ा होता है। कॉम्पिटिशन में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, डायनामिक या काइनेटिक भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो चलो ये तो हो गई फ्रिक्शन की थोड़ी फीलिंग और टाइप के फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों क्या होता है? जो रुकी हुई बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है। और डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो चलती हुई बॉडी पर लगता है। और देखो सरफेस तो ये दोनों ही है। अब तुम कहोगे फ्रिक्शन बदल कैसे रहा है? तो अगर बॉडी चलेगी तो उसको जो है वो जो इरेगुलरिटी है वो कम रोक पा रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम है। और जब बॉडी चल नहीं रही तो इसका मतलब ज़्यादा रोक पा रही है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो स्टैटिक ग्रेटर देन डायनामिक। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा तभी डेवलप होगा जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश हो। मोशन हो या ना हो, रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होनी चाहिए। कोशिश में दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि बॉडी ना चले और बॉडी चल जाए, तभी होगा। और तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि दो जो सरफेस है हमारी, दोनों सरफेस, बोथ सरफेस, वो क्या होनी चाहिए? वो कांटेक्ट में होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरा, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों सरफेस के बीच। दोनों सरफेस के बीच क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, यानी कि चलने की कोशिश हो या चल जाए, तभी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। और किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? इसी सरफेस के अलोंग ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बस बॉडी जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा। वो तो हमने यहाँ से भी सीखा था। तो आई होप आपको फ्रिक्शन की फीलिंग तो आ गई होगी कि फ्रिक्शन दिखने में किस वजह से आता है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। आप देखो जो हमारे पैर हैं ना, उनके जो तले हैं, जो सोल हैं, वो भी ऐसे जिगजैग बने हुए हैं। इसीलिए तो बने, जब तुम ज़मीन पे रखो तो कुछ इस तरह की इरेगुलरिटी में वो फंसे और हम आराम से चल पाएँ। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नुकसानदेह है, फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा यही हम ज़मीन पे चली फ्रिक्शन की वजह से पाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा बाथरूम में स्लिप कर गए, क्यों? उस समय क्या होता है? बाथरूम चिकना, आपकी चप्पल पानी लग करके चिकनी हो गई और दो चिकनी सरफेस आई, सट से फिसल गए। अच्छा, अब वो सरफेस चिकनी कैसे हो गई? जो पहले खुरदुरी थी, जब आप पहले बाथरूम में नहीं फिसल रहे थे तो पानी पड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप फिसल गए? तो होता क्या है कि ये जो सरफेस इर्रेगुलर होती है ना, ये जो सरफेस इर्रेगुलर होती है, ये इनको अगर आपको स्मूथ बनाना है तो आप इसमें कोई लिक्विड भर सकते हैं। जैसे पानी भर गया, जब पानी भर गया तो अब ये क्या हो गया ना, ये सपाट हो गया। अब आप इस सरफेस के टच में थोड़ी हैं, अब तो आप इस पानी वाली सरफेस के टच में आ गए, जो कि स्मूथ हो चुका है, प्लेन हो चुका है।
ऐसा हो चुका है, तो अब आप स्लिप कर जाएंगे क्योंकि अब आपको रेगुलरिटी नहीं मिल गई फंसने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, हम लोग फ्रिक्शन कम करने के लिए आपने देखा होगा साइकिल की चेन में ग्रीसिंग करते हैं, मोटरसाइकिल में ऑयलिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो वो ऑयलिंग इन्हीं इरेगुलरिटी में भर जाती है और इस सरफेस को थोड़ा सा चिकना कर देती है। थोड़ा चिकना करेगी, ऐसा नहीं कि सरफेस से फ्रिक्शन गायब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक बच्चों, तो आगे अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो इतनी देर जो हमने फ्रिक्शन की फीलिंग बनाई उससे कुछ लॉज है हमारे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 4-5 लॉ लिखे और भी 1-2 और हो जाते हैं, लेकिन वो जितना डिस्कशन है उसी से निकल के बने, ये काफ़ी है 5 लॉज, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में खूब पूछा जाता है कि राइट डाउन द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए पहला लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। सिंपल है, ये तो बहुत देर अभी डिस्कस किया था कि बॉडी जितना चलने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये पहला लॉ हो गया। अब जो जो लॉ डिस्कस होता रहेगा मैं मिटा दे रहा हूँ, आप वीडियो को आप पीछे करिएगा तो आप लॉ आराम से लिख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा डिस्कस हो गया। दूसरे लॉ पर आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो जब हम बॉडी को चलाते हैं, जब चलाने के लिए फोर्स लगाया तो वो वाला टाइम जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, मूव नहीं हुई है, अब चलने वाली है, तो उस टाइम का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं, उस टाइम का जो फोर्स होता है, देखो अभी बॉडी चली नहीं है मगर चलने वाली है, और अगर चली नहीं है तो सिग्मा एफ एस 0 होगा, तो एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0 होगा, या एफ बराबर एफ आर होगा। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल सा तुम यार इतना समझो, बॉडी अगर रुकी हुई है तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बियर से कांस्टेंट रेशियो विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये समझ लीजिए, ये बता रहा है कि एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इनटू आर होता है, ये होता है। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में एक कांस्टेंट रेशियो होता है, और उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहीं से एफ आर बराबर म्यू आर निकल गया। ये था लॉ नंबर 2। तीसरा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो चिकनी सरफेसेस के बीच में या स्मूथ सरफेसेस के बीच में कम होगा, और जो खुरदुरी सरफेसेस है उनके बीच में ज़्यादा होगा। यही बात लिखा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस। रफनेस या स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब सरफेस जो होगी वो रफ होगी, और कम है तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अगर कम है तो इसका मतलब तो सरफेसेस है स्मूथ। अगला लो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब समझते हैं। ओहो, थोड़ा माइक लगाना मैं भूल गया था, हो सकता है आप लोग आवाज़ कम आई हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सुनाई देगा आपको। चलिए, तो अगला हमारा क्या है, 4 नंबर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 बड़ी बड़ी हमने बर्फ की सिल्ली ले ली और एक के ऊपर एक रख दी, ठीक, एक साइड रखी हुई है, और 2 हमने ब्रिक्स ले ली, ईंटें, जिससे हम लोग मकान वगैरह बनाते हैं ना, ऑरेंज कलर के जो होते हैं, उनको एक के ऊपर एक रख दिए। तुम बर्फ की सिल्ली पर ऊपर वाली पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, फिसल जाएगी, यानी फ्रिक्शन वहाँ कम है। और ईंटे पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, उसमें कुछ नहीं होगा, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तब खिसकेगा। यानी 2 ईंटें जहाँ पर, 2 ब्रिक्स जहाँ कांटेक्ट में है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, जबकि जो ब्रिक्स हैं उनका कांटेक्ट क्या था, कम था, और बर्फ़ की तो सिल्ली बड़ी बड़ी होती है, उनका कांटेक्ट ज़्यादा था। तो कांटेक्ट एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, कि वो जो सरफेस है कांटेक्ट वाली वो रफ है या स्मूथ है। समझ गए नहीं, कांटेक्ट एरिया बड़ा हो ऐसा नहीं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन वहाँ कम भी हो सकता है। ये 4th पॉइंट था। 5th वाला लॉ हमारा क्या है, 5th वाला लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी रुकी है, जैसे ये बॉडी है, ये सरफेस इस पर रुकी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन अगर चल गई तो ये फ्रिक्शन फोर्स बन गया डायनेमिक। आफ्टर द बॉडी स्टार्ट मूविंग, चलने लग जाए, द डायनेमिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, डायनेमिक फ्रिक्शन रोल में आ जाता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अभी मैंने पहले बताया भी था कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है।
तो बच्चों ये पांचों लॉ आपको याद होने चाहिए, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। एक नया टर्म है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो भी देख लेते हैं बच्चों ज़रा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी रखी हुई थी, ये हमने धीरे धीरे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, हेडिंग डाल दे पहले बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी ना हमारे इस पूरे चैप्टर में बॉडी अबाउट टू मूव होगी, चलने वाली होगी, मोशन अबाउट टू इम्पेंड, इम्पेंडिंग मोशन मतलब शुरू होने वाला है, शुरू नहीं हुआ है, यानी बॉडी है इक्विलिब्रियम में ही लेकिन चलने की कोशिश में है, और चलने की कोशिश में भी होगी तो फ्रिक्शन फोर्स तो आ ही जाएगा। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मान लेते हैं, इधर देखिए राहुल आप, ये सब समझ में आएगा अभी। एक बॉडी का वेट है ऐसे हॉरिजॉन्टल पे रखिए, धीरे धीरे अगर इस प्लेन को मैं इंक्लाइन करना शुरू करूं तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर ये ब्लॉक अपने आप चलने की कंडीशन में आ जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल यहीं आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके वो एंगल मिले। तो एक ऐसा एंगल इंक्लाइन प्लेन का जिस पर बॉडी अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अबाउट टू मोशन होने वाला हो, अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में आ जाए, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो वही मान लेते हैं कि ये वो एंगल है जहां पर ये बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन में आ गई। तो ध्यान से देखना ज़रा, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस, किन्हीं भी दो लाइन को एक्स वाई एक्सिस मान सकते हैं हम लोग, बस बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब W के कंपोनेंट करो तो इधर क्या आ रहा है बच्चों, W कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा बच्चों, एक W साइन थीटा, ठीक है। यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर है तो इंक्लाइन प्लेन से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी R, और बॉडी क्योंकि नीचे चलने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे के डायरेक्शन में ऐसे FR। तो ये वाला डायरेक्शन मैंने x मान लिया और ये वाला डायरेक्शन मैंने y मान लिया। तो अगर मैं सिग्मा fx को 0 करूंगा तो क्या मिलेगा, FR माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या यहाँ से म्यू R माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सिग्मा Fy अगर निकालने की कोशिश करें तो सिग्मा Fy 0 करते हैं, y डायरेक्शन ये वाला, तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस W कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या R बराबर कितना हो जाएगा, W कॉस थीटा। R की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ तो म्यू इंटू W कॉस थीटा माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया म्यू W कॉस थीटा इज इक्वल टू W साइन थीटा, W कैंसिल हो गया तो म्यू बराबर क्या आ गया बच्चों, टेन थीटा। या ये जो एंगल ऑफ रिपोज है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से ये आ गई टेन इनवर्स म्यू। ये याद रखना, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी दिया होगा उसके टेन इनवर्स के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिस पर रखी हुई बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स लगाए अपने आप मोशन की कंडीशन में आ जाए, तो वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा होता है। और वो किसके बराबर होता है, थीटा, उसकी वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल ऑफ रिपोज भी, ठीक है बच्चों। अगला है बिल्कुल एक इसी टाइप का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए, जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ये वेट हो जाएगा। सपोज बॉडी को इधर चलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो पीछे फ्रिक्शन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है और नॉर्मल रिएक्शन इधर है, बाकी भी सब हैं, P भी है और W भी है, सब है, मैंने एक पॉइंट पर बना लिए ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है
उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और फाई से डिनोट करते हैं। यह आपको सवालों में कहीं बना नहीं मिलेगा, बट इसका कुछ यूज़ है वो मैं अभी बताता हूँ, एक फॉर्मूला निकालूंगा। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ज़रा, इसको यहाँ मिला लीजिए, ये आर है तो ये भी आर हो गया। ठीक, चलो एक और डायग्राम बना देता हूँ अच्छा सा बड़ा सा, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स और ये इसका रिजल्टेंट जा रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों का, ये एंगल फाई है। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये एफ आर है तो ये भी क्या हो गया, एफ आर हो गया। ठीक, और ये वाला फोर्स हमारा क्या है, इसकी बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एंगल निकालो तो आप टेन थीटा लगा लो, टेन फाई लगा लो। टेन फाई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एफ आर अपॉन आर। एफ आर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, म्यू इंटू आर, अभी बताया था। तो म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया तो टेन फाई बराबर क्या आ गया, म्यू आ गया, या फाई बराबर भी क्या आ गया, टेन इनवर्स म्यू आ गया। देखो यही एंगल ऑफ रिपोज भी आया था और यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी टेन इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना तुम्हारे सवालों में कहीं बना हुआ नहीं मिलेगा और ना तुम्हें बनाने की ज़रूरत है। सवालों में इसका यूज़ क्या होगा कि तुम्हें सवाल में बता देगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 25 डिग्री है, तो इससे जानते हो क्या निकालोगे, इस फॉर्मूले में रख देना म्यू बराबर टेन फाई ना, तो म्यू बराबर 1025, तो वहाँ से उस सरफेस का म्यू निकल आएगा। ठीक है भाई, इतना ही यूज़ है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। जो थ्योरी फ्रिक्शन की थी वो हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या फ्रिक्शन होता है, लॉस क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। कोई एक आध टॉपिक छूटा होगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।